12 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा, चाणक्य, आर्यभट्ट और बौद्ध की जन्मभूमि। लेकिन आज 21 सेंचुरी के समय में बिहार क्यों स्ट्रगल कर रहा है? इंडस्ट्रियल रैंकिंग 5 पर है और माइग्रेशन रेट टॉप 3 पर है। क्या है असली कहानी? कहाँ चुके हम? मैं हूँ रामकृष्ण और आज हम जानेंगे बिहार कंप्लीट स्टोरी। बिहार की राह या चुनौतियों की भूलभुलैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण और आप देख रहे हैं रामकृष्ण ऑफिशियल। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले अपने घर बिहार की सभी एंगलों से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, बिहार का गोल्डन पास्ट vs प्रेजेंट रियलिटी। उसके बाद दूसरा नंबर पर सेकेंड चैलेंज डीप एनालिसिस के साथ और तीसरा फ्यूचर रोड में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इंडिया डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। पहले हम बिहार के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है 6th सेंचुरी BCE से लेकर 12th सेंचुरी AD तक बिहार दुनिया का एजुकेशन कैपिटल था। हाँ, सही सुना आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी ये एक लीगल यूनिवर्सिटी था। 5th सेंचुरी में बनी इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज्यादा किताबें, 2000 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ आते थे। और यहाँ सिर्फ इंडिया से ही नहीं, चीन, कोरिया, जापान, इंग्लैंड से भी विद्यार्थी यहाँ सीखने आते थे। यहाँ मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता था। इसी नालंदा से निकले आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, डेसिमल सिस्टम बनाया और सबसे पहले बताया कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है। विक्रम विश्वविद्यालय भी कुछ कम नहीं था, ये भी एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी था जो नालंदा से कंपेयर करती थी। ये गौतम बुद्ध का मेन सेंटर था और यहाँ लॉजिक और फिलॉसफी में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। और बिहार में सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि महान लोगों को भी दुनिया को दिया है। चाणक्य, जिनको हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म की शुरुआत की, आर्यभट्ट, जिनके बिना मॉडर्न मैथ सोचना मुश्किल है। लेकिन फिर क्या हुआ? 1193 के आसपास मोहम्मद विख्यात खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा जला दिया गया, सारी पुस्तकालय खत्म हो गई और वहां के पंडित को या तो मार दिया गया या फिर देश छोड़ के चले गए। और यहाँ से शुरू होती है बिहार की पतन की कहानी। एक समय जो जगत गुरु हुआ करते थे उसे धीरे धीरे लोग भूलने लगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की हकीकत की। दोस्तों, अगर किसी राज्य की असली डेवलपमेंट को देखना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम को देखो। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की भी एक कहानी है, संघर्ष, थोड़ी तरक्की की और अभी चल रही परेशानियों की। साक्षरता दर को ग्राफ के साथ समझने का प्रयास करते हैं। 1991 में बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 38.5 थी, जो 2001 में 47.5% की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 2011 में 63.5% हो गई और अब बात करते हैं 2021 में लगभग 70% के आसपास साक्षरता दर मानी जाती है। यह सुनकर लग सकता है कि बिहार काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हर गांव, हर स्कूल में यह विकास सच में दिखता है? सरकारी स्कूलों की असली हालत। बिहार में आज 72,000 से अधिक सरकारी स्कूल है। मिड डे मील स्कीम चल रही है जिससे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है। कई जगह शिक्षक समय पर नहीं आते, बच्चों को स्कूल में कुछ समझ नहीं आता और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत पीछे है। कॉलेज और डिग्रियां तो है लेकिन सरकारी नौकरी कहाँ है?
बिहार में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है और 13 मेडिकल कॉलेज है। लेकिन सवाल यह है, इन कॉलेजों में कितनी पढ़ाई होती है और कितने स्टूडेंट को नौकरी मिलती है। कई बार स्टूडेंट पढ़ लिख कर दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और विदेश चले जाते हैं क्योंकि बिहार में उन्हें स्कोप नहीं है, नौकरी स्कोप और नौकरी दोनों नहीं है। इसे ही कहते हैं ब्रेन ड्रेन यानी टैलेंट की पलायन। बिहार में स्किल डेवलपमेंट कौशल की कमी है। बिहार में तकनीकी शिक्षा या हुनर सिखाने वाले कोर्स बहुत कम है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ या तो पुराने सिलेबस चलता है या फिर वहाँ से निकलने के बाद किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है। नतीजा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, लेकिन डिग्री है पर स्किल्स नहीं। कंपनियों को स्किल्स चाहिए लेकिन हमारा सिस्टम सिर्फ नंबर दे रहा है। बिहार में रोजगार संकट एक गहरी पड़ताल के साथ। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी समस्या की, वह है रोजगार का संकट यानी अपॉइंटमेंट क्राइसिस। बिहार के लाखों युवाओं के पास डिग्री है, सपने हैं, लेकिन काम नहीं है। बेरोजगार दर आंकड़ों के साथ सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की बेरोजगार दर अक्सर 12% से 15% के बीच रहती है। लेकिन जमीनी हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयावह है। हर 100 में से 10 युवक को ही ढंग से नौकरी मिलती है, बाकी यहाँ प्रवासी मजदूर बनते हैं या बेरोजगार रह जाते हैं। यहाँ खेती पर निर्भरता मजबूरी ना की पसंद। बिहार की करीब 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती से अब ना तो आमदनी मिलती है और ना ही सभी को काम मिल पाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए खेत में काम करते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरियां मिलना लाखों युवाओं का सपना है, लेकिन यह सपना अब घोटालों, लेट एग्जाम और कार्य प्रक्रिया में फंस गया है। जैसे BPSC पेपर लीक, बिहार पुलिस भर्ती रुकी पड़ी है, शिक्षक नियुक्ति घोटाला, एग्जाम होते हैं, रिजल्ट 2 साल बाद आते हैं और कई बार तो परीक्षा होते ही नहीं। इस वजह से लाखों युवा UPSC, SSC, रेलवे, NDA जैसे एग्जाम में हर साल बैठते हैं और नौकरी मिलती है कुछ ही लोगों को। जब बिहार में उद्योग ही नहीं है तो नौकरियां कहां से आएगा। बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, ना कोई IT सेक्टर, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग। अब जब राज्य में इंडस्ट्रियल ही नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब कहां से आएगी। यही वजह है कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में बाहर पलायन करते हैं। मुंबई, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, जहां उन्हें मिलती है कम मजदूरी वाली नौकरियां लेकिन सम्मान नहीं। स्किल्स और जॉब मार्केट का मिसमैच समझने का प्रयास करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। जो स्किल बिहार के युवा सीख रहे हैं वो आज के जॉब मार्केट के लायक भी नहीं है। यानी या तो स्किल्स नहीं है या तो स्किल्स है तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं। और जहां कंपनी आना चाहती है वहां तक बिजली, सड़क, इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जो हर किसी को प्रभावित करता है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था यानी हेल्थ केयर सिस्टम के हालत की। सवाल यह है कि क्या आम लोगों को सही समय पर इलाज मिल पाता है या फिर बीमार होना भी एक लग्जरी बन गया है। अस्पतालों की कमी और हालात को समझने का प्रयास करते हैं। बिहार की आबादी है लगभग 13 करोड़, लेकिन सरकारी अस्पतालों की संख्या और उसमें मौजूद सुविधा इन जनसंख्या के मुकाबले बेहद कम है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में औसतन एक डॉक्टर पर 28,000 लोग हैं और यह अस्पताल है जिसमें ज्यादातर में ना तो सफाई होती है और न पर्याप्त दवाइयाँ या ना ही जो मशीन है।
डॉक्टर नर्सों की भारी कमी है। बिहार में आज भी एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी कम्युनिकेटिव हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है। कई जगह पर सिर्फ एक नर्स पूरी बिल्डिंग को संभाल रही है और एमबीबीएस डॉक्टर भर्ती होने में 1 साल लग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो है पर प्रोफेसर और स्टाफ की भारी कमी है। बिहार में गरीब को इलाज का खर्च उठाना मुश्किल है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा है और सरकारी अस्पतालों में इलाज के भरोसे के लायक नहीं है। यानी गरीब आदमी के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कर्ज लेकर इलाज कराओ या चुपचाप बीमारी को झेलो। महामारी और आपात स्थिति में हालत और खराब हो जाती है। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पूरी तरह खुल गई थी। ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड्स नहीं है, टेस्टिंग की भारी कमी थी, सबों को गंगा में बहा दिया गया था। यह सब दिखाता है कि जब जरूरत होती है तो सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। सरकार ने नई योजनाएं लाई लेकिन कागज पर ही। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, आयुष्मान भारत, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, टेली मेडिसिन सेंटर, लेकिन सवाल यह है क्या यह सुविधा हर गांव तक पहुंचा या फिर कागज में ही सीमित है। ऑर्डर बिहार की कानून व्यवस्था की सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में अपराध कोई नई बात नहीं है, लेकिन असली सवाल ये है क्या आज भी बिहार की पहचान दंगल राज से जुड़ी है या फिर कुछ बदल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर दिन दर्जनों हत्याएं, लूटपाट और अपहरण होते हैं। 2023 में अकेले बिहार में 3000 से ज्यादा हत्या और लूटपाट 5000 से ज्यादा मामले आए। अपहरण के तो बहुत ज्यादा है, 12000 प्लस मामले दर्ज हुए। यह केवल दर्ज किए गए मामले हैं। बिहार में इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। बिहार पुलिस के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही आधुनिक ट्रेनिंग। कई थानों में अभी भी मैनुअल एफआईआर सिस्टम चलता है। महिला सुरक्षा के लिए बने डेस्क अक्सर बंद रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी फोरेंसिक टूल्स की भारी कमी है और सबसे बड़ी बात है कई इलाकों में पुलिस खुद अपराधियों से डरती है। बिहार की राजनीति और अपराध का रिश्ता बहुत पुराने हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन पर खुद गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और फिर भी वो चुनाव जीतते हैं। 2020 बिहार विधानसभा इलेक्शन के अनुसार लगभग 40% बिहार पर आपराधिक मामले थे, जिनमें से कई गंभीर श्रेणी के थे। हत्या, बलात्कार, अपहरण के आरोप। जब नेता ही कानून तोड़ते हो तो कानून की हिफाजत कौन करेगा। बिहार में कमजोर तबकों पर हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर दलित महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर। महिला अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, दलित उत्पीड़न के केस बिहार की अदालतों में लाखों केस लंबित है। कई लोग सालों से इंतजार में हैं। 2023 के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। बिहार में 30 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है और एक केस को सॉल्व करने में 5 से 10 साल तक लगता है। जब तक न्याय देर से मिलता रहेगा तब तक अपराधी बेखौफ रहेगा। अगर बिहार को अपराध मुक्त बनाना है तो पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी लानी होगी। हर थाने में को सीसीटीवी, कंप्यूटर, फोरेंसिक टूल्स से लेस करना होगा। राजनीतिक अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और लोक अदालतों का विस्तार करना होगा और सबसे जरूरी जनता में भरोसा और डर दोनों कायम करना होगा। कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपराधियों को चुनते रहेंगे तो फिर बदलाव की उम्मीद करना ही अपराध है। कहते हैं यूथ माइग्रेशन की बिहारी नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं। हर साल लाखों युवा बिहार से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। यहाँ रोजगार नहीं है।
अच्छी शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, खेती में भी घाटा है, इसलिए नौजवान मजबूर है माइग्रेटेड बिहारी बनकर जीने के लिए। और दुख की बात यह है कि बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अब उसके युवा बन चुके हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। इसमें सुधार हो रहा है या सिर्फ दिखावा ही हो रहा है? हर साल बिहार बोर्ड का रिजल्ट वायरल होते हैं, टॉपर इंटरव्यू मीम्स बनते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ज्ञान दिया जा रहा है? स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर की कमी है, यहाँ चीटिंग की प्रॉब्लम है, हर एक एग्जाम में चीटिंग किया जाता है, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती है, रिजल्ट आता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन स्किल नहीं। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। अब बिहार के एनवायरमेंटल निगलेक्ट की बात करते हैं। विकास लेकिन प्रकृति की कीमत पर। नदियां सूख रही है, जल स्तर गिर रहा है और हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जल जीवन हरियाली सिर्फ दिखावे तक सीमित है। इलीगल मीनिंग डिफोरेस्टेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई ठोस लीगल प्लान नहीं है। विकास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं है, प्रकृति के साथ तालमेल भी जरूरी है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल आफत। जनता परेशान, नेता मुक्त। नेताओं को चुनाव के समय याद आती है जनता। चुनाव के बाद 5 साल तक सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। एक सरकार आती है तो पिछले को दोष देती है, दूसरे आते हैं तो वह फिर से वादे गिनवाते हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव बहुत कम दिखता है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है राजनीति की इच्छा शक्ति की कमी। विजन है ही नहीं, बस सत्ता बचाने की राजनीति हो रही है। बिहार को बीमारू कहने वाले बहुत है, लेकिन उसे बेमिसाल बनाने की ताकत भी इसी धरती के लोगों में है। सवाल ये नहीं है कि बिहार पिछड़ा क्यों, सवाल ये है हम उसे बदलना कब शुरू करेंगे। और वो बदलाव कोई सरकार नहीं लाएगी, बल्कि हम और मिलकर लाएंगे। लाइक करें अगर आप बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और चैनल रामकृष्ण ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय बिहार, जय हिंद।